नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। पेपर का नाम है आपके साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल एक लेक्चर देखा था जहाँ पे हमने सेल साइकिल में उसके कंट्रोल्स के बारे में देखा था, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो है सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के बारे में। चेक पॉइंट्स में भी कल हमने सारी आधी चीज़ें कवर कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बता दिया था कि 3 तरीके के चेक पॉइंट्स होते हैं, ये तीनों। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि जो है सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें चेक पॉइंट्स की, तो मैंने बताया था कि 3 तरीके के चेक पॉइंट्स होते हैं, और ये एज ए सर्विलांस मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे आपका सर्विलांस मैकेनिज्म वर्क करता है, आपकी चेकिंग होती है, तब आपको आगे जाने दिया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे दूसरे को हार्म हो, या कोई चीज़ आप ऐसी साथ में ले जा रहे हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें सेल के भी अंदर होती हैं, आपकी सेल साइकिल में भी चेकिंग होती है। ठीक है, तो चेकिंग के लिए 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका पहला है जीवन चेक पॉइंट। ठीक है, जो आपका इंटरफेज मैंने बताया था, तो इंटरफेज में मैंने आपको बताया था G1, S एंड G2। ठीक है, इंटरफेज G1, S, G2, ये क्या होते हैं, आपके 3 पार्ट उसमें पाए जाते हैं, जिसमें जो पहला चेक पॉइंट होता है वो आपके G1 पे होता है, और G1 और S के बीच में होता है, जहाँ पे आपके डीएनए की क्या होती है, डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे इसकी चेकिंग होती है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना चले जाए जो रेप्लिकेट होते समय कोई कुछ गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि उससे फिर न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं, जो कि आगे जाके क्या होगा, कैंसरस सेल कॉज कर सकता है, या कोई डिजीज़ कॉज कर सकता है, इस वजह से। दूसरा जो आपका चीज़ है वो है आपका G2 चेक पॉइंट। ठीक है, G2 चेक पॉइंट या G2 to M ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, या डीएनए डैमेज चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीएनए ना डैमेज हो, इस चीज़ की चेकिंग होती है। तीसरा होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो कि मेटाफेज से एनाफेज के बीच में होता है। अभी जानेंगे कैसे, क्योंकि जो स्पिंडल होता है, आप सबको पता है कि इस तरीके से जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो इनके इस पे स्पिंडल इस तरीके से लगते हैं। तो ये जो फेज है वो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मेटाफेज पे क्या होता है, मेटाफेज में ही आपका इस तरीके से मेटाफेज और एनाफेज मैं 2 ड्रॉ कर देती हूँ। तो मेटाफेज में ही आपके क्या होता है, मैं ले लूँ पेन, इसमें क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से क्या होता है, आपके क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो एनाफेज होता है वहाँ पे यही क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो स्पिंडल की असेंबली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेटाफेज से स्टार्ट हो जाती है स्पिंडल की असेंबली, जो हेल्प करते हैं इनको अलग करने में। ठीक है, क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, और आपके जो मियोसिस होता है उसमें, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक पूरा क्रोमोसोम डिफरेंस मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से यहाँ पे स्पिंडल की इस असेंबली को, ये अच्छे से असेंबल्ड है, अच्छे से अटैच है या नहीं है, इसकी चेकिंग होती है। चलिए जीवन चेक पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के बारे में जानते हैं। ये क्या करता है, ये फिडेलिटी यानी कि लॉयल्टी जिसको कहते हैं, फिडेलिटी या लॉयल्टी डिसाइड करता है कि सेल साइकिल जो है पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर है डिवीजन के लिए या नहीं है। इस चीज़ को ये एश्योर करता है, इंश्योर करता है, उसकी फिडेलिटी, उसकी लॉयल्टी को यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए आगे, तो दे चेक एक्यूरेसी, सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूलर सिग्नल्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए बिफोर प्रोग्रेशन इनटू नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे चेक किया जाता है कि सेल का साइज पूरी तरीके से मेंटेन हुआ है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से हैं कि नहीं, सारे मॉलिक्यूलर सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं, और डीएनए की इंटीग्रिटी यानी कि जो डीएनए उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं, उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोग्रेस किया जाता है। बात की जाए यहाँ पे ईस्ट और मैमल का एग्जाम्पल लिया गया है। ईस्ट आप सबको पता है कि क्या होते हैं, आपके फंजाई होते हैं, टाइप ऑफ फंजाई होते हैं। तो यहाँ पे इसकी चेकिंग होती है ईस्ट में और मैमल्स में। मैमल्स आपके वर्टिब्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें चेकिंग होती है। जीवन चेक पॉइंट क्या करता है, आइडेंटिफाइड होता है, एकदम अच्छे से आइडेंटिफाइड होता है कि यहाँ पे चेकिंग होती है। ठीक है, अगर ईस्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कुछ नाम अलग अलग होते हैं। जो ईस्ट है उसमें जो पॉइंट होता है उसे हम स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे चेकिंग होती है उसे स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। और जो मैमल्स, अगर उसमें वही चीज़ बात की जाए तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट की बात की जाती है, उसे रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट कहा जाता है।
यहाँ पे क्या होता है, सेल कमिट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को और कंप्लीट करता है सेल साइकिल को। यहाँ से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्ट होती है और उसका कंप्लीशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस जीवन फेज सेल इंटीग्रेट्स माइटोजेनिक एंड ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स। यहाँ पे क्या होता है, जीवन फेज में सेल माइटोजेनिक और ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स को भी रखता है कि अगर जरूरत पड़े कि सेल का डिवीजन अब रोकना है तो इसको आके इस तरीके से इनहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। मेक डिसीजन टू प्रोसीड, पॉज और एग्जिट सेल साइकिल। यहीं पर डिसीजन लिया जाता है कि आगे सेल साइकिल को प्रोसीड मतलब आगे डिवाइड होते रहना है या उसे रोकना है या एग्जिट कर जाना है, बंद कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं पे डिसाइड होती हैं। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है जैसे आपके सेल साइकिल में दिखाई जाती है उसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं ये फेज़ है आपका जीवन, तो यहाँ पे क्या है आपका जीवन चेक पॉइंट, ठीक है। देन ये आपका दूसरा जो है जीवन के बाद एस आता है, फिर G2, तो G2 दूसरा चेक पॉइंट है। उसके बाद यहाँ M फेज होता है और M चेक पॉइंट है जिसे स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी कहते हैं। दूसरा है आपका डीएनए डैमेज या G2 चेक पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बात इंश्योर की जाती है कि इनकम्प्लीट या डैमेज्ड क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि किसी भी तरीके से डैमेज्ड या इनकम्प्लीट क्रोमोसोम आगे रेप्लिकेट ना हो, ठीक है, या डॉटर सेल में पास ना हो। रेप्लिकेशन होती है मतलब इसकी इस क्रोमोसोम की एक रेप्लिका कॉपी बनती है जो कि क्या होती है डॉटर सेल में जाती है। ये बात यहाँ पे इंश्योर की जाती है कि किसी भी तरीके से डैमेज्ड या इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन वाला क्रोमोसोम डॉटर सेल में ना पास हो, क्योंकि डॉटर सेल से फिर वो आगे पास होगी, इस तरीके से जेनेटिकली ये पास होती जाएगी और वो अगर मान लीजिए कोई कमी है उसमें, कोई डिजीज़ है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाएगी। इसी वजह से जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उनके जो खतरा होता है उनकी वंश में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं, वो जेनेटिकली पास हो रही है। दैट मीन्स फादर और मदर से ही आपका स्पर्म और ओवा मिलकर जाइगोट बना रहे हैं, देन उस जाइगोट से चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब उसी मदर और फादर का डीएनए है तो फिर ये बात तो तय है कि उस बच्चे में वो चीज़ जाएगी ही जाएगी। तो इसी वजह से जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं उनका क्योर बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि ऐसा कुछ ना होने पाए, ठीक है। उसके बाद से इट हॉल्ट द सेल साइकिल इफ डीएनए डैमेज्ड अंटिल डीएनए इज प्रॉपरली रिपेयर्ड। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, साइंटिफिक वर्ड है हॉल्ट, या आप अल्टरनेटिव कह सकते हैं स्टॉप का। अगर किसी भी तरीके से डीएनए में डैमेज पाया जा रहा है, जब तक उस डीएनए को प्रॉपरली रिपेयर नहीं किया जाएगा, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि उसमें अब कोई डैमेज नहीं है, तब तक के लिए सेल साइकिल को हॉल्ट कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डैमेज डीएनए पॉसिबल नहीं है रिपेयर करना, ठीक है, तो सेल में क्या होती है, अपोप्टोसिस परफॉर्म की जाती है। अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि किसी सेल का क्या करना, जानबूझ के उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, अपोप्टोसिस, ठीक है। अपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल को जानबूझ के क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि डीएनए डैमेज जो होता है वो पास ना हो और आगे जनरेशन में ना जाए, जिसकी वजह से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इसे एक तरीके से कह सकते हैं डिजाइंड सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एक तरीके से डिजाइंड सेल डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं कि सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है डिजाइन तरीके से कि ताकि ये चीज़ आगे ना पास हो, ठीक है। इनको 3 तरीके के चेक पॉइंट्स में एटलीस्ट डिवाइड किया गया है। पहला आता है जीवन या जीवन/एस चेक पॉइंट, इनके बीच का। इसमें क्या होता है, ये जीवन और एस ट्रांजिशन को सेल में क्या करता है, दैट नॉट इट कमिटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन, ये इनहिबिट करता है जीवन टू एस ट्रांजिशन को कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस ना हो अगर कोई डीएनए में डैमेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल को अरेस्ट कर लिया जाता है डीएनए डैमेज के द्वारा। यहाँ पे p53 डिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ इस साइकिल में जो होता है p53 डिपेंडेंट डीएनए डैमेज होता है। अभी p53 क्या है इसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में। ये क्या होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है p53 जो क्या करता है कि अगर डीएनए में कोई डैमेज है तो उसे रोकने का काम ये करता है, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रा एस चेक पॉइंट, मतलब एस चेक पॉइंट के अंदर ये प्रिवेंट करता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट ओरिजिन दैट हैव नॉट बीन एक्टिवेटेड। ये क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसके इनिशिएशन को क्या करता है, रोकता है, ताकि जो आगे प्रोसेस होने वाला है अगर कोई डीएनए में डैमेज हो तो वो ना हो। दूसरा होता है आपका
G2/M चेक पॉइंट जो G2 और M के बीच में देखता है, ये क्या करता है, माइटोसिस की एंट्री, मतलब कोई सेल माइटोसिस में ना एंटर कर जाए इंटरफेज के बाद, G1S G2 के बाद वो माइटोसिस में ना एंटर कर जाए, जिसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है, उससे ये चेक पॉइंट रोकता है कि अगर कोई डीएनए में डैमेज है, कोई कमी है, तो यहाँ पे इसको रोक दिया जाए ताकि सेल जो है आगे ना एंटर कर पाए। ठीक, एक होता है रेप्लिकेशन चेक पॉइंट, ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ डीएनए डैमेज चेक पॉइंट होता है। यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है फॉर्क प्रॉब्लम को ट्रिगर ए सेलुलर रिस्पॉन्स एम्ड एट प्रिजर्विंग जीनोम इंटीग्रिटी। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्या किया जाता है, रेप्लिकेशन के बारे में चेकिंग की जाती है कि जो रेप्लिकेशन का स्टार्ट होने वाला है, जो रेप्लिकेशन होने वाला है, अगर डीएनए में कोई डैमेज है तो स्पेशली रेप्लिकेशन चेक पॉइंट को उसी को चेक किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें ऐसे समझ में आ गई होंगे। अब डीएनए डैमेज जो होता है उसके रिस्पांस में सिग्नलिंग पाथवे चलता है। सिग्नलिंग क्या होता है, ये बात तो मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि एक सेल को दूसरे सेल से कांटेक्ट करने के लिए एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है, जो कि किसी तरीके का हो सकता है ऑटोक्राइन, एक ही सेल सिग्नल देगा, रिस्पॉन्स भी देगा, पैराक्राइन हो सकता है, पास के दो सेल हो सकते हैं, जक्स्ट्राक्राइन, दो सेल आपस में सटे फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, या एंडोक्राइन हो सकता है, बहुत दूर है सेल, उसके बीच में कॉन्टैक्ट। तो सिग्नलिंग पाथवे इसी तरीके से चलता है। तो डीएनए के डैमेज के रिस्पांस में अगर कोई डैमेज है, उसके रिस्पांस में, मतलब कोई डैमेज है उसके लिए क्या होगा, एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है कि मान लीजिए ये कोई डीएनए है, ठीक है, इसमें डैमेज है, इसके लिए क्या होगा, ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि तुमको आगे नहीं बढ़ना क्योंकि तुम्हारे अंदर डैमेज है, अगर तुम आगे गए तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। इस सिग्नल के बारे में हम लोग जानेंगे। मेनली दो टाइप के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं डीएनए के डैमेज के द्वारा। एटीएम और एटीआर का नाम आपने पहले सुना था जब नेगेटिव सिग्नलिंग में बता रही थी। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एटैक्सिया टेलेंजिक टैक्सिया म्यूटेटेड। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को बहुत जानने की जल्दी रहती है, तो मैं सोचती हूँ बता ही दूँ। और दूसरा होता है एटीआर, जिसे एटैक्सिया टेलेंजिक टैक्सिया एंड रेड3 रिलेटेड है। रेड एक कंपोनेंट है, उसका नाम है रेड3 कंपोनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होते हैं दीज सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेजेस आर द मेंबर ऑफ फॉस्फेटिडिल इनोसिटाल 3 काइनेज लाइक काइनेज। ये एक फैमिली है, ठीक है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटाल 3 काइनेज, जो कि काइनेज की एक फैमिली है। काइनेज क्या करता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फॉस्फेट का क्या करता है, अटैचमेंट करता है एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में आपका हेट्रोकाइनेज यूज होता है, तो काइनेज क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज में फॉस्फेट को ऐड कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जा रहा है, तो यही काम करता है। तो ये एक तरीके से सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन, मतलब इसमें जो है सेरीन थ्रियोनिन की जो कंपोनेंट की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। ये एक टाइप का काइनेज है। ठीक है, डीएनए डैमेज में भी एक्सोजीनस हो सकता है, यानी कि किसी तरीके का आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, केमिकल म्यूटाजन हो सकता है, ये बाहर से। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड यानी कि बाहर से, कोई चीज़ बाहर से, जैसे कि रेडिएशन हो गया, केमिकल हो गया कोई, ये सारी चीज़ें। या एंडोजीनस हो सकता है, लाइक जैसे किसी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट का, मतलब हम लोग के अंदर मेटाबॉलिज्म चलती है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनता है, ऐसे कई सारी साइकिल चलती हैं, उसकी वजह से। या स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क की वजह से, आप रेप्लिकेशन जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रेप्लिकेशन में इस तरीके का फॉर्क बनता है, तो इसमें कोई कमी हो जाए इसकी वजह से, तो आपका डीएनए का डैमेज किसी भी तरीके का हो सकता है, इधर वो एक्सोजीनस हो सकता है या वो एंडोजीनस हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या कहता है, डीएनए डैमेज के रिस्पॉन्स में यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो कई सारे सेलुलर नेटवर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिनको डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगर डीएनए में डैमेज है, उसके बिहाफ पे, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स शो किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स, डीडीआर के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डीडीआर पाथवे है ये सेवरल कंपोनेंट को कंटेन करता है, जैसे डीएनए डैमेज सेंसर, सिग्नल ट्रांसड्यूसर या इफेक्टर। ठीक है, एटीएम पाथवे जो होता है, एटीएम पाथवे कब रिस्पॉन्स शो करता है, जब किसी डीएनए की डबल स्ट्रैंड में ब्रेक हो, डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस तरीके से इसमें क्या हो, कोई कमी आ जाए। ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, तो यहाँ पे ये वर्क करता है। ठीक है, और अगर एटीआर पाथवे की बात करें तो ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ डीएनए लेसन, स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद डीएनए रेप्लिकेशन फॉर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। ये वर्क करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के ब्रेक पे, या कोई लेसन, इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड में कोई लेसन, मतलब कोई ऐसे गांठ टाइप की चीज आ जाए, उस पर ये वर्क करता है। तो एटीएम और एटीआर में क्या डिफरेंस है, एटीएम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कोई कमी है तो
टेबल्स पे वर्क करता है, और ATR क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के ब्रेक पे वर्क करता है। यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको कंपैरेटिवली दिखाऊंगी। अगर DNA डैमेज की बात करें तो ये जो पाथवे है यहाँ क्या चल रहा है, ATR पाथवे चल रहा है। ATR देख रहे हैं ये कब वर्क कर रहा है, जब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, यानी कि इस DNA के में ये, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, पूरी तरीके से सही है, दूसरे और पहले वाले में कमी है, यानी कि एक स्ट्रैंड में कमी है। और ATM कब वर्क करता है, जब आपके डबल स्ट्रैंड में कमी हो, और इसको आप जानेंगे इस तरीके से। अगर कोई कमी होती है तो चेक पॉइंट पे क्या होता है, ये चीज़ें अरेस्ट कर ली जाती हैं, ठीक है, और आगे इसको रोक दिया जाता है जब तक कोई अच्छे से रिपेयर ना किया जाए। रिपेयर ना हो तो एपोप्टोसिस कर दी जाती है, उस सेल को ही खत्म कर दिया जाता है, और चेक पॉइंट अरेस्ट कर दिया जाता है अगर डबल स्ट्रैंड में ब्रेक है ATM पाथवे में। अगर रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर करके उसको आगे भेज दिया जाता है, और अगर रिपेयर होने लायक नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाता है, वहीं पे डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है सेल को। तो ये कुछ कंपोनेंट है जो इसमें यूज होते हैं। मन करे तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर इसका आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। P53 का तो यूज़ आएगा, लेकिन CHK1, CDC इन सब का यूज़ नहीं आएगा। ये इस तरीके से जो ये होते हैं, ये सेंसर का काम करते हैं। ATR और MRN जो होते हैं कंपोनेंट, एपिकल काइनेजेस जो होते हैं, ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये डाउन स्ट्रीम काइनेजेस पाए जाते हैं, फिर इफेक्टर पाया जाता है, और आउटकम होता है इस तरीके से, ठीक। बात करें असेंबली चेक पॉइंट की या M चेक पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या होता है, इस चेक पॉइंट पे गारंटी किया जाता है कि एनाफेज जो है इनिशिएट ओनली व्हेन ऑल क्रोमोसोम आर प्रॉपर्ली अटैच्ड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे ये चीज़ एश्योर की जाती है कि जो आपका मेटाफेज है वहाँ पे सारे क्रोमोसोम अच्छे से मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पे हों, और वो माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी कि जो स्पिंडल होता है उससे अच्छे से अटैच हो। जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है जिसे सैक कहते हैं, वो किसके द्वारा एक्टिवेट जाता है, जब अनअटैच्ड काइनेटोकोर, यानी कि ये कोई आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कोई आपका क्रोमोसोम है, आपको पता है ये सेंट्रोमियर है, और इधर क्या पाए जाते हैं आपके इस तरीके से काइनेटोकोर पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काइनेटोकोर पाए जाते हैं। अगर काइनेटोकोर से ये स्पिंडल अटैच नहीं है तो यहाँ पे चेकिंग की जाती है कि काइनेटोकोर अटैच नहीं है, दैट मीन्स यहाँ कोई कमी है, ये सेल आगे ना पास होने पाए क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल अच्छे से अटैच नहीं है, ठीक है। सैक जो होता है मेनली कुछ कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि MAD1, MAD2, MAD3, ये माइटोटिक अरेस्ट डिफिशियंट होते हैं। माइटोटिक अरेस्ट डिफिशियंट मीन मैड का फुल फॉर्म है। और BUB1 मैमल्स में, और अगर यहीं ईस्ट की बात की जाती है तो ये होता है BUB1 और BUB3, जिसका नाम होता है बडिंग अनहिबिटेड बाई बेंजीमिडाजोल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर एरर कनेक्शन रेगुलेटेड बाई ऑरोरा बी काइनेज एक कंपोनेंट होता है जो एलिमिनेट करता है इनकरेक्ट अटैचमेंट को सेंट्रोमियर से, ठीक है। अगर कोई इनकरेक्ट, इस तरीके से आपका सेल है क्रोमोसोम, और ये आपका पाया जा रहा है क्या, काइनेटोकोर, तो अगर इसमें कोई कमी पाई जा रही है तो इस चीज़ को क्या, ऑरोरा बी काइनेज एक कंपोनेंट होता है जो इसको चेक करता है, ठीक है। इस मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, काइनेटोकोर को डिस्टिंग्विश किया जाता है, या तो एम्फीटेलिक हो सकता है, मोनोटेलिक या सिंटेलिक। अगर एम्फीटेलिक है इसका मतलब सिस्टर काइनेटोकोर आर एंकर्ड टू माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल। यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, अपोजिट पोल से क्या होंगे, काइनेटोकोर से ये चीज़ें अटैच होंगी। अगर मोनोटेलिक है तो वहाँ पे केवल एक काइनेटोकोर से वो चीज़ अटैच होगी माइक्रोट्यूब्यूल, और अगर सिंटेलिक है तो बोथ काइनेटोकोर जो होंगे वो अटैच्ड होंगे सेम पोल से, एक ही पोल से, मतलब एक ही तरफ से अटैच होंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये क्या करता है, सेंस करता है, सैक एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। MAD2 के साथ इंटरैक्ट करेगा MAD1 के साथ, और ये फैसिलिटेट करता है कन्फर्मेशनल चेंज में, MAD2 को प्रमोट करता है माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स को, और ये सारे कॉम्प्लेक्स मिलके क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं। अगर एक बार, ठीक है, एक बार वंस काइनेटोकोर एस्टेब्लिश्ड, अगर एक बार काइनेटोकोर अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया तो सैक को साइलेंस कर दिया जाता है और उसको इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि वो आगे ना वर्क कर सके, ठीक है। अगर कोई सैक में फेलियर हो जाता है तो उसे एन्यूप्लॉइडी, आपको मैंने बताया था प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम अच्छे से अपने 46 और 23 पेयर में पाए जाते हैं। अगर उसमें सैक यानी कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है और कोई भी क्रोमोसोम ऐसा चला गया जो अच्छे से अटैच नहीं था स्पिंडल से, तो उस वजह से क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी कॉज हो जाती है। और अगर आपने ये एन्यूप्लॉइडी नहीं जानते हैं तो आप पहले के लेक्चर जाके देखिए जहाँ पे मैंने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर में वेरिएशन बताया है, तो वहाँ पे मैंने एन्यूप्लॉइडी को बहुत अच्छे से बताया, ठीक है।
तो डॉटर सेल में क्या होगी, एनुप्लॉइडी हो जाएगी। इसी वजह से इसका चेक करना जरूरी है। अगर ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जो पहला डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज को, कि एक तरफ तो देखिए अटैच है यहाँ पे ये स्पिंडल, लेकिन दूसरी तरफ अटैच नहीं है, और यहाँ पे क्या है, दोनों में अटैच है। जब ये अटैच है तो सैक को क्या कर दिया जा रहा है, यानी कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, सैक का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, इसको ऑन कर दिया जा रहा है, और जो इसके कंपोनेंट है जो इसको एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि बब हो गया, मैड हो गया, और मैड 2 CDC20, ये सब क्या कर रहे हैं, माइटोटिक चेक पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। ये आगे अटैच हो जा रहे हैं और इसको क्या कर दे रहे हैं, इनएक्टिव कर दे रहे हैं कि अरे भाई अटैच नहीं है दूसरा वाला, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, सेल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और अगर ये पूरी तरीके से क्या है, अटैच है, ठीक है, अटैच है और कोई कमी नहीं है, तो सैक को ऑन ऑफ कर दिया जाएगा कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट को ऑफ कर दिया जाए। ये अच्छी तरीके से रिपेयर है, ये सारे कंपोनेंट टूट जाते हैं और ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, सेल को आगे प्रोसीड करने दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम आरबी प्रोटीन और P53 के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।